हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं। 3 तरह के कॉज होते हैं, प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की विशेषताएं का पता होना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इन बच्चों की विशेषताओं को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि चाहे बच्चे नॉर्मल हों, चाहे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हों, चाहे गिफ्टेड बच्चे हों, यानी बच्चों का आईक्यू लेवल कुछ भी हो, आपको हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। जब आपको सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है तो सभी बच्चों के लर्निंग स्टाइल का पता होना ज़रूरी है, सभी बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल पता होना ज़रूरी है कि बच्चे कौन से तरीके से सीखते हैं, बच्चों के हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो कम होता है, यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कम होता है। कितना कम होता है? 17 से बिलो होता है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 70 से कम होगा उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है। पुअर सोशल स्किल्स, इन बच्चों में सोशल स्किल्स भी बहुत कम होती हैं। सोशल स्किल का मतलब होता है दूसरों से बातचीत कर पाना, दूसरों से फ्रेंडशिप कर पाना, दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे एक ग्रुप में खेलेंगे। जब बच्चे एक ग्रुप में खेल रहे होते हैं तो ये इस ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर इनकी जो सोशल स्किल्स हैं, यानी जो सामाजिक कौशल हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। इनको लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है, किसी भी चीज़ को सीखने में, समझने में इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिलेड होता है, यानी धीरे होता है। यानी मान लीजिए एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है जो 6 साल का है और दूसरा नॉर्मल बच्चा है जो 6 साल का है। 6 साल वाले बच्चे का एज तो इन दोनों की सेम है, लेकिन इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो दोनों का डिफरेंट है। नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हाई लेवल पे होता है थोड़ा सा, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं इनका जो लेवल है वो थोड़ा डिले होता है। किस तरह से होता है ये हम अभी समझते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है लो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कम बौद्धिक क्षमता होती है। चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल है वो जनरली कितना होता है? 70 से कम होता है। आईक्यू आप किस तरीके से निकालेंगे? आईक्यू का फॉर्मूला है, ये दिया किसने था? ये स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? ये स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न, STERN। स्टर्न ने ये जो फॉर्मूला है ये दिया था। आईक्यू कैसे निकालेंगे? आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA। MA क्या है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु यानी जन्म के बाद अभी आप कितने साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, ये आपकी वास्तविक आयु है, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। और मेंटल एज क्या है? आप 20 साल की उम्र में किस लेवल की मानसिक योग्यताएं दिखा रहे हैं। 20 साल की उम्र में अगर आप बिहेव 10 साल के बच्चा जैसा कर रहे हैं तो आपकी मानसिक आयु कितनी है? 10 साल की है। यानी अगर 10 साल के बच्चे का व्यवहार और इंटेलेक्चुअल क्षमताएं आपके बराबर हैं तो आपकी जो मानसिक आयु है वो कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हम आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला दिया किसने था? तो ये फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था।
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आपको MA दे देगा, CA दे देगा और फिर आपसे IQ निकलवाएगा। 3 टर्म्स हैं, MA, CA और IQ। कोई भी 2 टर्म्स आपको गिवन होती हैं और तीसरे आपको निकालना होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला निकालना होता है और आप मानसिक आयु यानी MA निकलवाएं, चाहे आपसे CA निकलवाएं, चाहे आपसे IQ निकलवाएं, आप निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ समझ में आई, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं इनका जो IQ है वो जनरली कितना होता है, इनका IQ जनरली है वो 70 से कम होता है। इनको रीजनिंग करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, यानी ये तर्क नहीं दे सकते। इनके सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते। जैसे पंखा चल रहा है, चलते चलते पंखा बंद हो गया, अब आप बच्चे को कहें कि ये अब पंखा आप ठीक करें तो ये नहीं कर पाते। अगर आप इनको दुकान पे भेजते हैं और कहते हैं कि आप 500 रुपये लेके जाएं और आप ये सामान आपको लेके आना है, कितने रुपए आपने देने हैं, कितने रुपए आपको बचा के लाने हैं, ये कैलकुलेशन करके आप खुद सामान लेके आएँ, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा रीजनिंग देना, तर्क देना, कोई चीज़ सही क्यों है, कोई चीज़ गलत क्यों है, उसके पीछे ये तर्क नहीं दे पाते। उसके अलावा हम बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, यानी अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। जो चीज़ें इनके सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर ये विचार नहीं कर पाते। जो चीज़ें इनके सामने प्रेजेंट है, कॉन्क्रीट है, मूर्त वस्तुएं हैं, उन पर तो ये लॉजिक लगा लेंगे। जैसे आपने बच्चे के सामने 3 बॉल रखी छोटे बड़ी साइज़ की, तो अब आप बच्चे से पूछेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो बच्चा ये बता देगा ये छोटी है ये बड़ी है। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे A है वो बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो C का और A का रिलेशन क्या होगा, ये बच्चा नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, जिस बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप बच्चे को ये दिखाते हैं कि A का साइज़ ये है, B का साइज़ ये है, फिर उसके बाद आप ये कहें C का साइज़ ये है, तो अब आप पूछेंगे कि A और C में कौन सा बड़ा है, तो बच्चा बता देगा। यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट है तो बच्चा उस पर तो लॉजिक लगा सकता है, लेकिन जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है उस पर वो लॉजिक नहीं लगा पाएगा। स्लो लर्निंग यानी धीमी गति से सीखते हैं। स्टूडेंट स्लो पेस पर लर्न करते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए रिपीटेशन की ज़रूरत होती है और सिंपल टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है, यानी उसकी क्लासरूम में जो उसी की एज के बच्चे हैं वो उससे जल्दी सीख लेते हैं। इनका सीखना थोड़ा धीरे होता है। इनको सिखाने के लिए चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। ये कुछ लिख रहे हैं तो बार बार बोलना पड़ेगा। जैसे आपने एक पूरा सेंटेंस बोला तो ये पूरे सेंटेंस को अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते और उसको नहीं लिख सकते। ये एक एक वर्ड आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा तब वो उसको लिखते हैं। यानी इनका जो सीखने की गति होती है वो धीरे होती है। इसी के कारण ये बाकी क्लास से पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद हम देखें लिमिटेशन इन एडेप्टिव व्यवहार, यानी अनुकूलन व्यवहार में कमी होती है। अनुकूलित व्यवहार का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ स्किल्स से है, यानी डेली लाइफ में जो जो एक्टिविटी बच्चा करता है उसमें भी इनको प्रॉब्लम होती है। किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करना, लैंग्वेज को समझना और अपनी बात को समझाना, किसी दूसरे की बात को समझना और अपनी बात को समझाने में भी इनको दिक्कत होती है। ये दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, अपनी बात समझाने में ही इनको दिक्कत होती है। सोशल स्किल्स यानी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सेल्फ केयर यानी खाना खाना, कपड़े पहनना और पर्सनल हाइजीन में भी इनको दिक्कत होती है। तो जो एडेप्टिव व्यवहार है, जो अनुकूलित व्यवहार है, जो डेली लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बच्चे को ज़रूरी होता है, उसमें भी इनको दिक्कत होती है। फिर उसके अलावा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट इनका डिले हो सकता है। थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस करने में इनको डिफ़िकल्टी होती है। जो ये सोच रहे हैं उसको ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये जब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये अपनी बात नहीं रख पाते, तो ये दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ना दूसरे की बात समझ पाते हैं, ना ही अपनी बात समझा पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। ये अपने आप को आइसोलेशन में, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये लोगों के साथ रहते हैं तो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते, वहाँ पर ना तो अपनी बात कह पाते, ना दूसरे की बात को समझ पाते, तो वहाँ पर इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके आगे हम देखें सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, यानी फ्रेंड्स बनाने में इनको प्रॉब्लम होती है।
सोशल रूल्स और बिहेवियर को समझने में कठिनाई होती है। जो हमारे समाज के रूल्स हैं, जो किसी भी सोसाइटी के पर्टिकुलर रूल्स हैं, उनको ये नहीं समझ पाते, उनको ये फॉलो नहीं कर पाते। जैसे रेड लाइट पे इनको रुकना है, येलो लाइट पे इनको रेडी होना है, ग्रीन पे इनको चलना है, ये सब चीज़ें इनको नहीं समझ में आती। लाइब्रेरी में आपको जाना है तो वहाँ पर आपको साइलेंटली बैठना है, ये चीज़ें नहीं समझ में आती। किस तरह से इनको खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाना है, ये चीज़ें ये नहीं समझ पाते हैं। एज के अनुसार बिहेवियर कभी इमैच्योर लगता है, यानी हो सकता है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा वैसे तो एडोलेसेंस में पहुंच गया है, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे का होता है। यानी वैसे तो ये 18 साल का हो गया है, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो लगभग हमें 2 से 6 साल तक के बच्चे को देखने को मिलता है। तो यानी इमैच्योर व्यवहार इनका देखने को मिलता है। एकेडमिक्स डिफिकल्टी होती है, रीडिंग में, राइटिंग में और मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होती है। इन बच्चों को पढ़ने में भी समस्या होती है। उसके अलावा लर्निंग के लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स और एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी जो आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उसी मेथड से इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। इनके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। यानी इनको आप लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, इनको आप लर्निंग बाय डूइंग से करवा सकते हैं, और वो उनके तरीके से, उनके पेस पर, उनकी गति से वो सीखेंगे। टीचर सेंटर्ड मेथड का आप यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको पढ़ाने के लिए आपको लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करना पड़ेगा। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये सेम लेवल की नहीं होती है। 70 से बिलो होने का मतलब होता है 0 IQ से लेकर 70 तक। इन बच्चों में भी डिफरेंस होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनमें भी डिफरेंस होता है। ये भी मेनली 4 प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का होना ये नहीं है कि जिन बच्चों को आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रख दिया वो सभी सेम तरीके का व्यवहार करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप एजुकेशन दे सकते हैं, यानी जिनमें माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, यानी कमी, बौद्धिक अक्षमता है लेकिन बहुत कम लेवल की है, उनको आप एजुकेशन दे सकते हैं। बार बार रिपीट करेंगे, उनको लर्निंग बाय डूइंग करवाएंगे, उनके तरीके से सिखाएंगे, उनके लिए स्पेशल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे, तो उनको आप पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी जो डेली लाइफ की रूटीन की चीज़ें हैं, सेल्फ केयर है, वो आप सिखा सकते हैं कि वो खुद का खाना खुद खा सकते हैं, खुद का कपड़े पहन सकते हैं, खुद की हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, यानी खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और सीवियर हो जाती है, वहाँ पर वो खुद की केयर भी नहीं कर पाता, उसको पर्सनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि उसे चाहिए होता है कि कोई ना कोई उसे कुछ करने को कहे तो ही वो खुद का काम करेगा। जब तक उसे कोई कुछ काम करने के लिए नहीं कहेगा, यानी कोई ये नहीं बोलेगा आप खाना खा लें, तो वो खाना नहीं खाएगा। उसे ये कहेंगे तुम जाकर नहा लो, तो वो नहीं नहाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोफाउंड की बात करें तो वहाँ पर तो 24 घंटे आपको निगरानी की ज़रूरत है, 24 घंटे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको खाना भी आपको खिलाना पड़ेगा, उसको नहलाना भी पड़ेगा, उसकी हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी, यानी जिन बच्चों में बौद्धिक अक्षमताएं होती हैं उनको किन किन क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उनका IQ लेवल है वो 70 से कम होता है, उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है, उनको कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल स्किल्स में, फ्रेंड्स बनाने में, उनको क्लीनिनेस में दिक्कत होती है, उनको जो डेली लाइफ की जो रूटीन की चीज़ें हैं उनमें भी उनको दिक्कत होती है। अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके आपको उनको सिखाना पड़ेगा। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप सोसाइटी में एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए भी आपको स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत लगती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जिनको आप देखकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की पहचान कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो पहचान है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो जाती है, यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसी में ही हो जाती है। अगर अर्ली आपको पता लग जाता है कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आप उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, आप उसको डॉक्टर से दिखाएं, आप सलाह लें ताकि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कमी लाई जा सके, उसको
आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टीचिंग उसकी तरीके से करवाएं, उसकी लर्निंग उसकी तरीके से करवाएं, ताकि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को भी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ला सकें, इंक्लूसिव क्लासरूम में उनको भी हम पढ़ा सकें। तो होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।